फ्रेंच रेवोल्यूशन में अब तक हम लोग देखे हैं कि क्या सोसाइटी का डिवीजन था, वहाँ पे कैसे 3 स्टेट में फ्रांस की सोसाइटी डिवाइडेड थी। पॉलिटिकल थिंकर्स ने कैसे रिवोल्यूशन क्या को और बढ़ाया। टैक्सेस के भार में लुई 16 जो है वो कैसे अब टैक्स बढ़ाने की सोचेगा, और क्योंकि पहले 2 क्लासेस से वो टैक्स ले नहीं सकता है तो ऑब्वियस सा बात है कि तीसरे क्लास से वो क्या करेगा, थर्ड स्टेट से वो टैक्स लेना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और उसके लिए उसे न्यू रूल्स बनाने होंगे। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ गए हैं कि अब रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा। उसके लिए उसे क्या करना होगा कि नए रूल्स इंट्रोड्यूस करने होंगे। अब फ्रांस की ओल्ड रेजिम की बात करें, यानी कि ओल्ड ट्रेडिशन का बात करें, तो जो नए टैक्सेस लाने हैं वो राजा के पास पावर नहीं है कि वो खुद से नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर देगा किसी पे भी। राजा के पास ये पावर नहीं है कि वो खुद से कोई भी क्लास के ऊपर या कोई भी जनरल के ऊपर नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दे। उसको पहले स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। उसको पहले स्टेट जनरल की क्या करनी पड़ेगी, मीटिंग बुलानी पड़ेगी। स्टेट जनरल के मीटिंग में जो फ्रांस के तीनों स्टेट हैं, यानी कि क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट, उन तीनों के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और तब न्यू टैक्सेस को वहां से पास किया जाता है। न्यू टैक्सेस का जो भी प्रस्तावना होता है वो वहां पे पास होता है। तो अब लुई 16 क्या करते हैं कि वो अरेंज करते हैं स्टेट जनरल की मीटिंग को, जहां वो न्यू टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करने वाले थे। देखते हैं कि 15 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग होती है वर्साइल में। कहाँ पे? वर्साइल, फ्रांस में स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है लुई 16। कब? 15 मई 1789 को। इससे पहले लास्ट जो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी वो थी 1614 में। 1614 में लास्ट टाइम स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। उसके बाद सीधे 15 मई 1789, यानी 15 मई 1789 को तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वर्साइल में स्टेट जनरल की मीटिंग के लिए, जहां पे नए टैक्सेस के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या सीन है उसमें। उसमें ऐसा होता है कि 300 मेंबर जो हैं वो कलर्जी के, 300 मेंबर जो हैं वो नोबिलिटी के, और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर। अब ये डिवीजन हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। 300 कलर्जी, 300 नोबिलिटी और 600 थर्ड स्टेट। अब ये हाथ जैसे जैसे हम घुमा रहे हैं वैसे वैसे समझना है। इधर कौन बैठा हुआ है? नोबिलिटी बैठा हुआ है। इधर कौन बैठा हुआ है? कलर्जी। 300 300 एक दूसरे के सामने, कलर्जी, नोबिलिटी। और बाकी पीछे का जो पूरा जगह है उसमें कौन है? 600 लोग थर्ड स्टेट के हैं। ठीक है, और पहले का जो पुराना सिस्टम था वो सिस्टम ये था कि 300 लोग जो यहाँ कलर्जी के हैं उनके लिए एक वोट, 300 के ऊपर एक वोट। नोबिलिटी के 300 लोग हैं उसके ऊपर एक वोट, और जो पूरे थर्ड स्टेट के जो 600 लोग हैं उनके ऊपर एक वोट। यानी कि तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को टोटल मिला के एक एक वोट का मौका मिला था। यानी कि 300 लोग कलर्जी के हैं उनके लिए एक वोट, 300 लोग नोबिलिटी के हैं उनके लिए एक वोट, और 600 लोग जो थर्ड स्टेट के लिए हैं उनके लिए एक वोट। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ भी था, क्योंकि यहाँ जो 300 लोग हैं उनके लिए तो एक वोट ठीक है, यहाँ 300 लोग उनके लिए भी एक वोट ठीक है, बट वहां लोग डबल हो गए हैं। वहां लोग क्या हो गए हैं? डबल हो गए हैं। और लोग जब 300 के 2 गए यानी कि 600 लोग वहां पे है, तो वहां पे वोट भी डबल हो जाना चाहिए था। यानी कि एटलीस्ट 2 वोट का राइट होना चाहिए था थर्ड स्टेट को। ठीक है, बट ऐसा हो नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? समझने की जरूरत यह है कि जो क्लर्जी और नोबिलिटी क्लास है वो हाईली प्रिविलेज क्लास है। ठीक है, वो हाईली प्रिविलेज क्लास है और उनके पास एक और एक वोट है। अगर थर्ड स्टेट के पास 2 वोट आ जाता है तो ऑब्वियस सा बात है कि थर्ड स्टेट में मेंबर्स ज्यादा है, 2 वोट उनके पास है, तो कहीं ना कहीं उनके जीतने के चांसेस ज्यादा है। और थर्ड स्टेट पे ऑलरेडी इतने टैक्सेस हैं, वो कभी नहीं बोलेगी कि भाई हम पे और टैक्स पोज करो, वो बोलेगी इन दोनों से भी टैक्स लो। तो इसमें क्या हो सकता है कि हार सकता है कौन? क्लर्जी, नोबिलिटी हार सकते हैं, उनको अपना प्रिविलेज, उनका जो स्टेटस है वो खोना पड़ेगा। और ये राजा भी नहीं चाहेगा कि उनका स्टेटस खो जाए, क्योंकि वो क्लोज है राजा के। ठीक है, सारा सिस्टम उल्टा पलटा हो जाएगा। इस वजह से एक एक और एक रिप्रेजेंटेटिव कैसे थे? 300 300 600। अब देखो वो 600 लोग आए थे, उसमें हाईली प्रॉस्पेरस लोग थे। प्रॉस्पेरस लोग यानी कि वेल्दी लोग थे। ठीक है, एजुकेटेड लोग थे। वहां पे आर्टिस्ट को, पीजेंट्स को, विमेन को नहीं लाया गया था। बट करीब उनके 40,000 से ज्यादा लेटर्स आए हुए थे। जो लोकल लोग थे थर्ड स्टेट के, पीजेंट्स वर्कर वगैरह हो गए, उनके 40,000 से भी ज्यादा डिमांड्स के लेटर आए हुए थे। ठीक है,
अब फिलोसोफर की अगर हम लोग बात सुने, क्योंकि पिछले बार हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे फिलोसोफर भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की आग लगाने में। फिलोसोफर की बात सुने तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे चल रहे थे फिलोसोफर, डेमोक्रेसी की बातों पे चल रहा था। और डेमोक्रेसी बोलता है हर इंसान का अपना एक वोट होना चाहिए। थर्ड स्टेट वाले भी यही जीत लेके बैठ गए। वो बोले कि ईच पर्सन शुड हैव वन वोट, हर इंसान को एक एक वोट का मौका मिलना चाहिए पूरे होल रिप्रेजेंटेशन को। ठीक है, देखो क्या है, थर्ड स्टेट का डिमांड क्या था, ईच मेंबर हैव वन वोट, हर मेंबर के पास एक एक वोट होना चाहिए। यानी कि 300 वोट कलर्जी, 300 वोट नोबिलिटी एंड 600 वोट किसका, थर्ड स्टेट का। अब राजा इससे डिसएग्री कर जाता है, क्योंकि राजा भी समझ जाता है कि अगर 600 वोट उनके पास जाएगा तो ज्यादा चांसेस है कि वो उभर के जीत सकते हैं। ठीक है, उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इस वजह से राजा क्या करता है, डिनाई करता है कि वो बोलता है कि वन पर्सन वन वोट वाला सिस्टम नहीं होगा। ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक वैल्यू वाला बात था, डेमोक्रेसी वाला बात था। तो कहीं ना कहीं इसमें भी रीजन रहा होगा रूसो जैसे, मोंटेस्क्यू लोगों जैसे फिलोसोफर की बातों की वजह से कि लोग वन पर्सन वन वोट की बात की भावनाओं को ले आते हैं सामने। ठीक है, तो राजा इससे डिनाई कर देता है और उसी टाइम थर्ड स्टेट वाले उस वर्साइल के पैलेस से बाहर निकल जाते हैं, उस स्टेट जनरल की मीटिंग से बाहर निकल जाते हैं। अब देखते हैं आगे। 20 जून 1789 को ये फिर से टेनिस कोर्ट में असेंबल होते हैं। यानी कि थर्ड स्टेट वाले जो अमीर लोग थे, प्रॉस्पेरस, अच्छा इसको भी ध्यान में रखना होगा, ये काम देगा आगे। जो प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड अमीर लोग थे वो रिप्रेजेंटेशन करने आते थे स्टेट जनरल की मीटिंग में। ठीक है, अब वो स्टेट जनरल की मीटिंग से क्या होता है, उनके बात को नहीं माना जाता है, राजा डिनाई करता है, तो वो उनको क्या करते हैं, वहां मीटिंग से चले जाते हैं। ठीक है, और फिर वो कब मिलते हैं, 20 जून 1789 को। 20 जून 1789 को वो वर्साइल के एक टेनिस कोर्ट में मिलते हैं। ठीक है, वर्साइल के एक टेनिस कोर्ट में मिलते हैं और सो कॉल्ड वहां पे टेनिस ओथ लेते हैं। टेनिस ओथ मतलब ऐसे आपके ऊपर हाथ रख के मैं शपथ लेता हूँ कि ये करूंगा वो करूंगा, पढ़ाई लिखाई करूंगा, बदमाशी भी एकदम बढ़िया से करूंगा, ये वाला बात। ठीक है, तो वो शपथ लेते हैं वहां पे कि जब तक हम लोग फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे, ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं कि जब तक हम लोग फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक हम फ्रांस का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देंगे। समझ में आया? और खुद को वो नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं। क्या डिक्लेयर करते हैं खुद को वो? नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं। फिर समझो इस चीज को, थर्ड स्टेट के लोग डिमांड करते हैं वन पर्सन वन वोट का, राजा मना करता है तो वो मीटिंग छोड़कर निकल जाते हैं। फिर वो मिलते हैं 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में वर्साइल में। वहां टेनिस कोर्ट में वो टेनिस ओथ लेते हैं और बोलते हैं कि जब तक हम फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते हैं तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। ठीक है, और खुद को क्या डिक्लेयर कर देते हैं? नेशनल असेंबली। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उस नेशनल असेंबली को दो मेन लीडर लीड कर रहे थे, उनका नाम जानना बहुत जरूरी है हम लोग को। दो मेन लीडर जो थे वो नेशनल असेंबली को लीड कर रहे थे। कौन कौन? एक थे मीराबाऊ और अबूसियस। मीराबाऊ, अबूसियस। मीराबाऊ जो थे वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। मीराबाऊ जो थे वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे और काफी ज्यादा बिल्कुल मतलब भड़काऊ भाषण देने के लिए फेमस थे। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग भाषा, मतलब स्ट्रॉन्ग भाषा का यूज कर, स्ट्रॉन्ग भाषा नहीं, स्ट्रॉन्ग भाषण का यूज करते हुए लोगों को अट्रैक्ट करते थे। थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनको और मोटिवेट करते थे। हालांकि ये बिलोंग करते थे नोबल फैमिली से, ठीक है, बट फ्यूडल सिस्टम को बहुत अपोज करते हुए ये क्या करते थे? पावरफुल स्पीच देते थे, थर्ड स्टेट के लोगों को बहुत मोटिवेट करते थे और इस नेशनल असेंबली को लीड कर रहे थे। दूसरे हैं अबूसियस, ये प्रीस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। प्रीस्ट यानी कि चर्च में जो फैमिली रहती है, ठीक है, चर्च के जो हेड है पुजारी, उसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये पैम्पलेट्स बहुत अच्छा से छापते थे। पैम्पलेट्स होता है ना, पोस्टर वाला नहीं रहता है, रंगीन रंगीन कागज उड़ाता रहता रिक्शा में बैठ कर, ये ले जाइए कोचिंग इसे करता नहीं वाला, वैसे ही पैम्पलेट होता, ठीक है। तो वो पैम्पलेट लिखते थे, उसमें से सबसे उनका बेस्ट पैम्पलेट था व्हाट इज थर्ड स्टेट, जो काफी लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। और ये लोग नेशनल असेंबली बैठ के वर्साइल में क्या कर रही होती है? अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है। तब तक फ्रांस का पूरा माहौल डगमगा गया है, तो फ्रांस का पूरा माहौल डगमगा दिया। ये तो वर्साइल वाला नेशनल असेंबली अलग कर दो, अब फ्रांस का जो माहौल है, बचा हुआ फ्रांस का जो माहौल है वो अलग डगमगाया हुआ है। अब वो देखो कैसे डगमगाया हुआ है कि ठंड की वजह से क्या हो गया है? क्रॉप्स खराब हो गए हैं। ठंड की वजह से क्रॉप्स खराब हो गए हैं। अगर तुमको याद होगा लास्ट वीडियो सबसिस्टेंस क्राइसिस पढ़ाए थे, उसमें क्रॉप्स क्या हो जाता है? खराब हो जाते हैं, तो बहुत दिक्कत होता है, फूड ग्रेन्स का कमी हो जाता है मार्केट में। और जब मार्केट में फूड ग्रेन्स का कमी होता है तो दाम बढ़ जाता है,
और जब दाम बढ़ता है तो दुकानदार अपना भी फायदा खोजता है, वो जनता को और एक्सप्लॉइट करता है। सेम चीज यहाँ पे क्या होगा कि भाई यहाँ पे मौसम हो गया फ्रांस में खराब, ठंडा ज्यादा पड़ने की वजह से क्रॉप बिल्कुल खराब हो गए, ठीक है। ब्रेड के लिए भी बिल्कुल एकदम मारा पीटी मचा हुआ है, ठीक है। और जो दुकानदार है वो भी एकदम ब्लैक में बेच रहा है, पूरा ब्लैक में 200 रुपए का ब्रेड है उसको 500 में बेच रहा है। हालांकि इतना महंगा ब्रेड नहीं होता है, लेकिन एग्जाम्पल की तरह बता रहे कि 200 का ब्रेड है उसको 500 में बेच रहा है। कोई कोई कमजोर दिख रहा है तो उसको 600 में निपटा ले रहा है, ठीक है। और ऐसा में क्या होता है ना कि पूरा पेरिस में बिल्कुल एकदम अजीब टाइप का माहौल बनाता है, पूरा मारा पीटी वाला माहौल बना रहता है, ठीक है। जो विमेन्स होती हैं वो दुकान उकान पे हमला कर देती है, थोड़ा सा है ना दिमाग में कहाँ होता है हम लोग को पता ही है विमेन का, तो विमेन जो होती है वो क्या करती है, हमला कर देती है, ठीक है। ब्रेड्स की दुकान पर लड़ाई झगड़ा का माहौल बन जाता है। और सेम टाइम पे राजा जो है वो पेरिस में अपने ट्रूप्स को भेज देता है। ट्रूप्स मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ा किसका टुकड़ा, सैनिक का टुकड़ा। सैनिक का टुकड़ा वैसे ही वो मार्च करने के लिए भेज दिया था, कहाँ पे मार्च करने के लिए भेज दिया, मतलब परेड वेड करके चेक करने के लिए टाउन में भेज दिया था, पेरिस में ट्रूप को भेज दिया। कितना गंदा टाइमिंग है वो देखो, मतलब इतना गंदा टाइमिंग कैसे हो सकता है कि वहां पे जब माहौल खराब है तब आर्मी वाला घुस गया। और लोग में रूमर फैल गया कि भाई ये जो आर्मी वाले लोग आए ना, राजा इनको ऑर्डर दिया है हम लोग को मारने के लिए, राजा ऑर्डर दिया है हम लोग को मारने के लिए। जिस वजह से लोग जो है अपना खुद का मिलिटिया बनाते हैं। अब याद करो सबसे पहला क्लास इंट्रोडक्शन क्लास, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन क्लास में ये बात निकला था कि पेरिस में क्या होता है, जैसे ही आर्मी घुसती है लोग अपना मिलिटिया बनाते हैं, एक पीपुल मिलिटिया बनता है और लोग अटैक कर देते हैं। और वहां पे जो वेस्टाइल का जो फोर्ट था, जो प्रिजन था, उसको तोड़ के गिरा देते हैं। और बोला जाता है कि यहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। तो पेरिस टाउन में हम लोग देख लिए कि टाउन में क्या होता है, आर्मी ट्रूप इंटर करती है, जिसके बाद से लोग में थोड़ा डर का माहौल बनता है कि हम लोग पे आर्मी ओपन फायर ना कर दे, तो लोग उन पे हमला कर देते हैं, बेस्टाइल प्रिजन को तोड़ के गिरा देते हैं, ठीक है। गांव में भी ये बात धीरे धीरे क्या होता है, फैल जाता है। गांव में ये बात फैलता है कि ट्रूप्स जो थी, जो आर्मी की ट्रूप्स थी, वो पेरिस में अटैक की थी। उसके बाद पेरिस के जो लोग थे उन्होंने उनको मार के भगा दिया, बेस्टाइल का फोर्ट तोड़ दिया। इससे गांव वालों भी थोड़ा ज्यादा मोटिवेट हो जाता है, थोड़ा उन लोग भी चना के झाड़ पर चढ़ जाता है। और उन लोग भी जितने गांव में नोबल्स की फैमिली थी, जो चर्च वाले रहने वाले प्रिस्ट की फैमिलीज थी, उनके घर पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उनके घर से लूटपाट करना स्टार्ट कर दिया, उनके घर से ग्रेन उठाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जितना भी उन लोग का जमींदारी वाला डॉक्यूमेंट्स था, सारा डॉक्यूमेंट्स को जला दिया। तो गांव में भी माहौल पूरा क्या हो गया था, बिगड़ गया था। अब टाउन में भी माहौल बिगड़ा हुआ है, गांव में भी माहौल बिगड़ा हुआ है। तब लुईस 16 प्रेशर में आके अब उसको सही करना था माहौल, तो वो नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लेता है। वो क्या करता है, नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लेता है। यानी कि नेशनल असेंबली एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, नेशनल असेंबली एक्सेप्ट करने का मतलब है कि अब जो राजा है, जो अब मोनार्की है, जो मोनार्क है, वो अब अपने पावर को दे दिया है किसके हाथ में, कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में। क्योंकि नेशनल असेंबली क्या चाह रही है, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है। नेशनल असेंबली फ्रांस के लिए क्या बना रही है, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है। अब मोनार्क जो है वो अपने पावर को बिल्कुल चेक करने को दे दिया है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में, कि भाई उनका जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करेगा। वो चेक करेगा कि राजा अपने पावर का एक्सेसिव यूज नहीं कर रहा है, कुछ गलत यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नेशनल असेंबली इस तरफ आ जाती है पावर में, एक्सेप्ट कर लेता है लुईस 16 नेशनल असेंबली को, और पावर में आ जाती है कौन, नेशनल असेंबली। और 4 अगस्त 1789 को जो नेशनल असेंबली है वो फ्यूडल सिस्टम को फ्रांस से कर देती है खत्म। 4 अगस्त 1789 फ्रांस से फ्यूडल सिस्टम को नेशनल असेंबली कर देती है खत्म। प्लस में वो क्या करती है कि जितने भी नोबल्स हैं, जो चर्च हैं, जिन्होंने लैंड कैप्चर करके रखा है पीजेंट्स का, उनको फ्री करवाती है। जिन्होंने पीजेंट्स का लैंड क्या करके रखा है, कैप्चर करके रखा हुआ है, उन सारे लैंड्स को क्या करते हैं, फ्री करवाती है, ठीक है। जो क्लर्जी का प्रिविलेज था उसको भी जबरदस्ती खत्म किया जाता है। क्लर्जी का जो प्रिविलेज था कि भाई हम टैक्स वैक्स नहीं देंगे, उसको भी खत्म कर दिया जाता है। जो तीथे टैक्स था, बताया था लास्ट वीडियो में, तीथे टैक्स, तो जो तीथे टैक्स था उसको भी क्या करती है नेशनल असेंबली, खत्म कर देती है। और इस तरह से जो फ्रांस है, जो पहले मोनार्क को फॉलो कर रहा था, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाता है। और 1791 में नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर देती है फ्रांस का। और जैसे ही 1791 में नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर देती है फ्रांस का, वैसे ही फ्रांस एक मोनार्क से चेंज हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में। यानी कि एक ऐसा कंट्री जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्क भी है। मोनार्क के पास भी पावर है, बट वो रन करेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्शन समझना, पहले राजा ही सब कुछ था,
पहले मोनार्क सब कुछ था, पर अब ये चेंज हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में। अब दो कैरेक्टर आ गए, मोनार्क भी है, उसके ऊपर एक किताब है कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये वाला कनेक्शन है, पहले सिर्फ ये वाला कनेक्शन था, अब ये वाला कनेक्शन है। पहले सिर्फ राजा था, अब राजा भी है और राजा के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। ठीक है, तो नेशनल असेंबली के आने के बाद फ्रांस जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया था। तो 1791 का टाइम फ्रांस में नेशनल असेंबली क्या करती है, ड्राफ्ट करती है फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का उनका एकमात्र मकसद ये था कि जो मोनार्क है उसके जो पावर है, एक्सेसिव ओवर यूज्ड पावर है, उसको लिमिटेड किया जाए। ठीक है, यानी कि जो राजा है वो अपना मनमानी चलाता था, जब मन किया तब इन्हें से कुछ खाना मंगवा ले रहा है, कुछ होने से खाना मंगवा ले रहा है, कभी किसी को डांस करवा दे रहा है अपने कोर्ट में नहीं वाला कोर्ट नहीं, दरबार में। ठीक है, किसी का भी मर्डर करवा रहा है, किसी को पिटवा रहा है, जो मन में आए सो कर रहा है, वो तो कुछ है ही नहीं है। अपने अराजकता से अनार्की बनाए हुए पूरे राज्य में जो मन कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, अपने पावर का पूरा गलत इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, पूरा लग्जेरियस लाइफ जी रहा है, अय्यासी में एकदम जी रहा है, बाहर से एकदम बुला के एकदम महंगा महंगा ले रहा है ना, ये सब पी रहा है। ठीक है, तो इन पावर्स को लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया और फ्रांस को कन्वर्ट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। यानी कि राजा तो रहे भाई, उसको भी हटा कर फेंकना नहीं, इतना पॉसिबल नहीं था, उसको भी फेंकना नहीं है, राजा तो रहेगा ही रहेगा, बट उसके ऊपर होगा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर होगा, जो उसको लिमिट करेगा अपने पावर को ज़्यादा ओवर यूज ना करने के लिए राजा को। ठीक है, तो 1791 में फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करता है। कौन ड्राफ्ट करेगा, नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली के बारे में एक और बात कि इसमें थर्ड स्टेट के तो लोग हैं, थर्ड स्टेट के लोगों ने ये नेशनल असेंबली बनाया है, बट थर्ड स्टेट के कौन से लोग, वेल्दी लोग, प्रॉस्पेरस लोग, एजुकेटेड लोग, ये इनका बनाया हुआ नेशनल असेंबली है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, उन्होंने फिर उसमें क्या किया, पावर का डिवीजन किया। नेशनल असेंबली ने क्या किया, पावर का डिवीजन किया कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं रहे। पावर जब भी एक किसी के हाथ में रहेगा तो ऑब्वियस बात है कि उसका गलत इस्तेमाल करेगा। किसी एक के हाथ में यदि पावर रहता है तो ऑब्वियस बात है कि उसका गलत इस्तेमाल करेगा, वो खुद को सबसे महान समझेगा। इस वजह से पावर का क्या किया गया, डिवीजन किया गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी बनाया गया। ठीक है, वोटिंग सिस्टम को स्टार्ट किया गया। क्या स्टार्ट किया गया, वोटिंग सिस्टम को स्टार्ट किया गया। जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली मेक लॉस एंड दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। देखो, अब जो वोटिंग सिस्टम को स्टार्ट किया गया कि भाई जो नेशनल असेंबली है उसमें भी वोटिंग किया जाएगा, लोग उसमें क्या करेंगे, वो वोट करेंगे। अब समझना है सिस्टम को। अब वोट करने में थोड़ा सा ये बैक हैंड हो जाती है, बैक हैंड करेगा तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है नेशनल असेंबली वोटिंग वाला सिस्टम है, क्योंकि ये सिटीजन को डिवाइड कर देते हैं। वोटिंग के लिए ये सिटीजन को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जो वोट दे पाएंगे उनको बोला जाता है एक्टिव सिटीजन, जो वोट दे पाएंगे उनको बोला जाता है एक्टिव सिटीजन, जो वोट नहीं दे सकते हैं उनको बोला जाता है पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन जो वोट दे सकते हैं, पैसिव सिटीजन जो वोट नहीं दे सकते हैं। एक्टिव सिटीजन का क्या क्या कंडीशन था वो देखो। अगर किसी को एक्टिव सिटीजन होना है, यानी कि उसको अगर वोट देना है, तो सबसे पहला कंडीशन है कि वो 25 ईयर्स से ज्यादा होना चाहिए, उसका जो एज है वो 25 ईयर्स से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, मेन होना चाहिए, मेल होना चाहिए, यानी कि इसमें पहले ही वुमेन को आउट कर दिया, वोटिंग राइट से पहले ही वुमेन को साइड कर दिया। इसमें कंडीशन लगा दिया कि सिर्फ मेन ही वोट कर सकते हैं, वुमेन पहले ही आउट है। यानी कि पैसिव जो सिटीजन है उसमें पहले ही नाम किसका लिखा गया, वुमेन का, वो वोट नहीं दे सकती है। और जो 25 से कम है वो भी वोट नहीं दे सकते हैं लड़का में। ठीक है, आगे आते हैं जो तीसरा कंडीशन है, जो सबसे मेन कंडीशन है, पे टैक्स अकॉर्डिंग टू 3 days ऑफ लेबर वेजेस। यानी कि वो इंसान जो वोट देना चाहता है उसके लिए दो कंडीशन की, पहला मेन होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, आदमी होना चाहिए। दूसरा, उम्र 25 साल से ज्यादा होना चाहिए। और तीसरा, वो इतना टैक्स पे करता हो, वो क्या करता हो, इतना टैक्स पे करता हो जो 3 दिन जो लेबर कमाता है ना, 3 दिन में लेबर जो दिहाड़ी कमाता है पर डे के हिसाब से, 3 दिन में जो फ्रांस में लेबर कमाता है उससे ज्यादा टैक्स पे करता हो। फिर समझो इस चीज को, आराम से समझो। एक्टिव सिटीजन बनने के लिए, यानी कि फ्रांस में वोट देने के लिए आपको 3 कंडीशन फॉलो करना है। आप मेल होने चाहिए, यू शुड बी मेन, एज 25 साल से ज्यादा होना चाहिए, 25 प्लस होने चाहिए। और तीसरा है कि आप इतना टैक्स पे करते हो जो एक लेबर 3 दिन में कमाता है ना उससे ज्यादा हो, 3 दिन में जो एक लेबर कमाता है उससे ज्यादा हो।
उतना आप टैक्स पे करते हो, तब जाके आप एक्टिव सिटीजन में आएंगे। और बाकी जो पुअर लोग हैं, जो उतना टैक्स पे नहीं कर सकते हैं, जो 25 साल से कम है, जो चिल्ड्रंस है, जो वीमेन्स है, ये सब किस में आ जाएंगे? पैसिव सिटीजन में, यानी कि उनको वोट करने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट समझो, कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो डिक्लेरेशन पहले ही डिक्लेयर करता है राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स की बात करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना है नेशनल असेंबली के द्वारा, वो राइट्स की ही बात करता है, वो अधिकार की ही बात करता है, वो नेचुरल राइट्स की बात करता है। जो इंसान है उसके पास नेचुरल राइट्स है, ठीक है, उसके पास इनएलिएनेबल राइट्स है। देखो, नेचुरल राइट्स और इनएलिएनेबल। इनएलिएनेबल मतलब कि वो सब के लिए, किसी अकेले के लिए नहीं है राइट। वो जो नेचुरल राइट है वो इनएलिएनेबल है, वो हर किसी के लिए, कोई स्पेशल ग्रुप के लिए नहीं है, वो हर किसी के लिए वो राइट है। अगर वो ह्यूमन है तब, अगर वो ह्यूमन है तो वो उसके लिए राइट है, ठीक है, सब ह्यूमन का वो राइट है। और ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो उस राइट को प्रोटेक्ट करे, यानी कि जो नेशनल असेंबली, जो गवर्नमेंट है, उसकी ड्यूटी है कि उन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। और अगर ह्यूमन है तो सबको इक्वली राइट दिया जाए। और क्या क्या राइट्स थे वो देखते हैं। तो उसमें था राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब कोई इक्वल है, कोई स्पेशल नहीं है, कोई नोबलिटी, कोई कलर्जी, कुछ नहीं, सब लॉ के सामने इक्वल है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अब अपना ओपिनियन देने के लिए फ्री है। तो इन तरह के राइट्स को इंट्रोड्यूस किया गया नेशनल असेंबली के द्वारा फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। फिर एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन समझ में आ गया होगा, कौन वोट करेगा कौन वोट नहीं करेगा। अब थोड़ा सा उस सिस्टम को समझते हैं, उसके डायग्राम को समझते हैं कि आखिर वो वोटिंग सिस्टम, जो पावर का डिवीजन था, जो जज थे, जो एग्जीक्यूटिव क्या बोलते हैं, जुडिशरी जज हैं, जो तुम्हारा राजा है, उसका जो मंत्रिमंडल है, फिर इलेक्टर है, एक्टिव सिटीजन किसको वोट देगा, किंग किसको, मतलब क्या, थोड़ा हटाओ इस झूठो कम बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है, सिंपल जो हायरार्की है ना पावर का डिवीजन का, वो बताते हैं। तो ये था नेशनल असेंबली के द्वारा तैयार किया हुआ पॉलिटिकल सिस्टम फ्रांस का, जहाँ पे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का सिस्टम था, ठीक है। जुडिशरी में जज होता था, एग्जीक्यूटिव में किंग और मिनिस्टर्स हुआ करते थे, और लेजिस्लेटिव में नेशनल असेंबली हुआ करती थी। अब इनको चुनने का तरीका कैसा था वो समझते हैं। तो हम लोग देखे थे वोटिंग के लिए क्या था, एक्टिव सिटीजन, ये क्या करते थे, वोट करते थे। अब ये किसको वोट करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहला ये वोट करेंगे जज को, एक्टिव सिटीजन किसको वोट करेंगे, जज को वोट करेंगे। दूसरा ये वोट करेंगे इलेक्टर्स को, ये इलेक्टर्स कौन है, तो इलेक्टर्स जो है वो काफी हाई क्लास के लोग हैं, मतलब ऐसा कहने का तो मेरा कि जो बहुत हेवी अमाउंट में टैक्स वैक्स पे करते होंगे, ठीक है, स्टेट को काफी हेवी अमाउंट में टैक्स पे करते होंगे, फेमस लोग होंगे, वो इलेक्टर्स में जाते हैं। किस में जाते हैं, इलेक्टर्स में जाते हैं। और ये इलेक्टर्स फिर वोट करके नेशनल असेंबली बनाते हैं। ये इलेक्टर फिर वोट्स करके क्या बनाते हैं, नेशनल असेंबली बनाते हैं, ठीक है। और ये नेशनल असेंबली जो है वो किंग को और उसके मिनिस्टर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। किंग को और उसके मिनिस्टर को कौन कंट्रोल करता है, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को कौन वोट देता है, इलेक्टर्स, और इलेक्टर्स को कौन वोट देता है, एक्टिव सिटीजन। यानी कि जो नेशनल असेंबली वो डायरेक्टली सिटीजन नहीं बना रहे, वो इनडायरेक्टली नेशनल असेंबली बना रहे हैं। जो एक्टिव सिटीजन है वो इनडायरेक्टली नेशनल असेंबली बना रहे हैं, इनडायरेक्टली वो वोट कर रहे हैं। वो पहले इलेक्टर्स को वोट कर रहे हैं और फिर इलेक्टर्स वोट करके नेशनल असेंबली को बना रहे हैं। तो ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम था फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनने के बाद। जुडिशरी में जज को वोट देगा एक्टिव सिटीजन, एग्जीक्यूटिव में किंग और मिनिस्टर्स होंगे किंग के, जिसको कंट्रोल करेगा नेशनल असेंबली। लेजिस्लेचर में होगा नेशनल असेंबली, जिसको तैयार करती है इलेक्टर्स, और इलेक्टर्स को वोट देके चुनते हैं एक्टिव सिटीजन। इलेक्टर्स कौन होते हैं, हाई पेइंग टैक्सेस वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनने के बाद, ठीक है। और इसी के साथ मतलब ऐसा है कि 9th क्लास का भी 4 वीडियो हो गया और 10th क्लास का भी 4 वीडियो हो गया बराबर। अब दोनों का डेली एक एक वीडियो अपलोड करेंगे हम, ठीक है। और पढ़ने का तुमको सिंपल सा ट्रिक नहीं, मैंने ट्रिक को सीखा है, ट्रिक होता है पढ़ने में, कोई ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। पढ़ने का सिंपल है, पढ़ना है। तो पढ़ने का तरीका बता दे रहे हैं, जब भी तुम लोग उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे, पढ़ने का बहुत सिंपल है। बुक लेके बैठना, जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को खोल के बैठना, पढ़ना नहीं है अभी, बस उस टॉपिक को खोल के बैठना
और ये वीडियो जो हम बना रहे हैं उसको लेकर बैठना। पहले पूरा वीडियो को अच्छा है सुनना, हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी जो भी है आराम से प्यार से उसको ईयरफोन लगा के या ऐसे ही पूरा सुनना उसको पहले बढ़िया से, और फिर हाथ में वो पेंसिल लेकर बैठना और बुक को पढ़ना। फिर जैसे ही ये वाला लेक्चर कंप्लीट करोगे बुक को, उस टॉपिक को पूरा पढ़ना है, एक एक लाइन तुमको बुक में दिखाई देगा और आई होप कि पूरा समझ में भी आ जाएगा, तुमको उसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये मत करना कि वीडियो देखने से पहले उसको पढ़ने लगना, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वीडियो देखना आराम से, फिर आधा घंटा बैठ के उसको आराम से अंडरलाइन, जो इंपॉर्टेंट उसको अंडरलाइन करना, उसमें स्टार मार्क करते रहना, ठीक है। तो ये पढ़ने का तरीका होगा, ठीक है। और कल से एक एक वीडियो दोनों का आ जाएगा। अब बराबर हो गया, 4 को इसका वीडियो, 4 को 9 क्लास का वीडियो और 4 को 10 क्लास का वीडियो। अब बराबर हो गया तो कल से एक को वीडियो दोनों का डालेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।